एक बार फिर से रुक करेंगे झारखंड की खबरों की ओर। तो झारखंड में वित्तीय स्थिति और सरकारी खजाने को लेकर हेमंत सरकार ने अपने वादे के मुताबिक श्वेत पत्र जारी कर दिया है। सरकार ने श्वेत पत्र में बताया कि पिछली रघुवर सरकार में कई योजनाओं को स्वीकृति बिना अध्ययन के ही दे दी गई। साथ ही हेमंत सरकार ने श्वेत पत्र के माध्यम से पिछले 5 साल में झारखंड में वित्तीय स्थिति खराब होने का भी दावा किया है। श्वेत पत्र के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2014-15 जहां झारखंड का आर्थिक विकास दर 12.5% था, वहीं वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 में झारखंड का औसत विकास दर गिरकर महज 5.7% रह गया था, जिससे झारखंड का सरकारी खजाना खाली हो चुका है। श्वेत पत्र लाने के पीछे सरकार की मंशा पारदर्शिता को लाना और जनता को वित्तीय संकट की जानकारी देना है। अर्न करने का सरकार ने प्रयास नहीं किया। जिन पैसों को भारत सरकार से मेहनत परिश्रम करके लाना चाहिए उस पर प्रयास नहीं किया। केवल दोनों हाथ से पैसों को कैसे लुटाया जाए और उसमें कैसे हिस्सेदारी बटाया जाए अपने पॉकेट मनी बनाने के लिए, उस पर प्रयास किया है। और उसी श्वेत पत्र में सारी हकीकत को रखने का सरकार ने प्रयास किया है। कई राज्य में कार्यरत पीएसयूज हैं, उससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए प्राप्त होने थे, उसको भी तत्कालीन सरकार ने नहीं किया। नतीजा आज स्थिति ऐसी है कि राज्य का कोषागार किसी तरीके से चल रहा है। हम लोग वित्तीय प्रबंधन पर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से तत्कालीन व्यवस्था ने राज्य की व्यवस्था को डिरेल किया है, उसको हम लोग फिर से उभारेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हुआ, पैसे का बंदर बांट हुआ, उसका हम लोग जांच करके पर्दाफाश करेंगे। ये श्वेत पत्र है। जिस वजह से राज्य की वित्तीय स्थिति डगमगाई, जिन योजनाओं में भ्रष्टाचार की वजह से ये स्थिति देखने को मिले, जिन गैर जरूरी चीज़ों को राज्य के लिए आवश्यकता नहीं था, विज्ञापनों पर चेहरा कमाने का डिसीजन हुआ, जिस वजह से बिना निविदा के टेंडर किए हुए करोड़ों रुपये के सामान खरीदारी होती है, उन कारणों को चिन्हित किए बगैर, उन पे ठोस कार्रवाई किए बगैर आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कोई खजाना खाली नहीं है, उसको देखने की चीज़ है। आँख गड़ा के कृपया देखें, सब ठीक हो जाएगा। श्वेत पत्र जारी करेंगे, वित्तीय हालात ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने हमेशा विचार सबके माध्यम से रखा है और अपनी घोषणाओं को कहीं ना कहीं इस आड़ में ढकने का काम किया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बीच सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में इस रिपोर्ट को रखा। सदन में पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वास्थ्य, जन्म दर और शिशु मृत्यु दर को संतोषप्रद बताया गया है। इसके साथ ही शिशु मातृ मृत्यु दर के साथ संस्थागत प्रसव की स्थिति को भी संतोषप्रद बताया गया। इसमें जानकारी दी गई है कि राज्य गठन के बाद हर साल इनकी स्थिति बेहतर होती गई है। वहीं इसमें प्रदेश में जारी वित्तीय संकट के बारे में भी इशारा किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बजट अनुमान में निर्धारित व्यय लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य असफल साबित हुआ है। इसके तहत 2013-14 में कुल राजस्व की प्राप्ति 30,463 करोड़ रुपए थी। वहीं 2018-19 में ये बढ़कर 65,888 करोड़ रुपए हो गई। राजस्व प्राप्ति की औसत वृद्धि दर 16.5% रही। वहीं पूंजीगत प्राप्ति में औसत वृद्धि दर 17.6% रही। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 का सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात जनता में बिक्री की। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे के भेंट चढ़ गई। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की सदन में मान्यता नहीं दी गई। इससे नाराज बीजेपी विधायकों ने सदन की कार्रवाई को बाधित करने का ऐलान कर दिया। कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी सदस्यों ने पोर्टिको में धरना दिया। साथ ही सत्ता पक्ष पर फैसला लेने में देरी पर नाराजगी जाहिर की। हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित की थी, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई शुरू होने पर बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा, जिसे देखते हुए स्पीकर ने दोपहर 2 बजे तक और फिर कल तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया।
प्रतिपक्ष जब भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय बाबूलाल मंडी जी को चुना और विधि सम्मत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विलय किया, तो आदरणीय बाबूलाल मंडी जी को माननीय स्पीकर महोदय के द्वारा उन्हें नेता प्रतिपक्ष का मान्यता दे दे, और नहीं तो फिर ये आंदोलन जारी रहेगी और पूरे सदन को हम लोग बाधित करने का काम करेंगे। केवल डर के कारण सत्तारूढ़ दल डरी हुई है बाबूलाल मरांडी जी से। जो उनके मन में भय है कि बाबूलाल मरांडी जी जैसा नेता, जिसके अंदर पूरे प्रदेश के अंदर जिस पर जनता का विश्वास है, साख है, और वो नेता प्रतिपक्ष बनने से उन्हें खतरा लग रहा है, इसलिए ये हेरा फेरी करने का खेल चल रहा है। हम अभी भी विधानसभा अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द न्याय दीजिए और न्याय दे करके नेता प्रतिपक्ष पर निर्णय करिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक हम चाहते हैं कि जनता के सवालों का सदन के अंदर सरकार समुचित जवाब दे, लेकिन बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन कैसे चलेगा? बिना नेता प्रतिपक्ष का सदन नहीं चल सकता है। यही बात हम लोग विधानसभा अध्यक्ष महोदय के पास गुहार लगा रहे हैं। दरअसल यह खींच उनकी अपनी पुरानी खींच है। जिस प्रकार से देश की जनता ने संसद में उन्हें नकारने का काम किया, संख्या बल के हिसाब से भी देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को नकारने का काम किया, उसी का खींच यह इस प्रकार के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे हैं। ये जवाबदेह विधानसभा अध्यक्ष की है कि सरकार चाहे तो सदन चलेगी, विधानसभा अध्यक्ष चाहेंगे तो सदन चलेगी। अगर वो लोग नहीं चाहेंगे, अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष के रूप में ससम्मान बाबूलाल मरांडी जी को अगर नहीं बिठाया जाएगा तो एक दिन क्या, एक घंटा क्या, एक मिनट सदन चलने नहीं देंगे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने के पक्ष में सरकार नहीं है। इन्होंने कहा कि बीजेपी उधार के नेताओं के सहारे राजनीति कर रही है और अगर बाबूलाल मरांडी में नैतिकता बची है तो वह विधायकी से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़कर सदन में आए। किसी कीमत पर सुन लीजिए, ये बाबूलाल मरांडी के पास अगर जरा भी नैतिकता है, वो अति शीघ्र अपनी विधायिका से इस्तीफा दे। सत्ता पक्ष चाहता है वो विधायिका से इस्तीफा दे, उसके बाद प्रवेश करें विधानसभा में। खाली बाबूलाल की तीनों जो देखिए नेता प्रतिपक्ष की मांग हो रही है, भाजपा के पास प्लेयर नहीं है, बोरो प्लेयर के सहारे ये लोग खेलना चाहता है। किसको मानेंगे? विलय हुआ है कि नहीं हुआ, आप बताइए। ये कौन सा चरित्र है, ये कैसा चेहरा है आपका? मैं अगर बाबूलाल मरांडी की जगह होता तो मैं किसी कीमत पर नेता प्रतिपक्ष कुर्सी को लाल मारता और मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जाता। कि जो आज विपक्ष में बैठे हैं लोग, वो आज उस चुनावी परिणाम से उभर नहीं पाए। जिस विषय को लेकर आज ये लगातार विरोध कर रहे हैं, वो स्पीकर महोदय के विशेष अधिकार के अंतर्गत आता है और आज विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर भी इनका सवाल है। अभी जब सभी चीजें प्रक्रियाधीन है, जब तक चीजें प्रक्रियाधीन पूरी ना हो और सिर्फ जबरदस्ती सदन को बाधित रखना, मैं नहीं समझता हूं कहीं से न्यायोचित है। रांची में लॉ स्टूडेंट गैंगरेप मामले में 11 दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रांची सिविल कोर्ट ने इस मामले में 26 फरवरी को 11 आरोपियों को दोषी पाया था और आज सभी को सजा सुना दी गई। आपको बता दें कि 26 नवंबर को कांके के संग्रामपुर में लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 12 आरोपी बनाए गए थे। ट्रायल के दौरान एक आरोपी नाबालिग पाया गया, जिसका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेगा। वहीं 11 अभियुक्तों को इस मामले में दोषी मानते हुए आज सजा सुना दी गई। मैक्सिमम सजा है इसमें 376 डी में, वो सर ये कोर्ट ने देने का काम किया है सभी 11 अभियुक्तों को। उन लोगों ने लाइफ टू डेथ, माने जो वो कस्टडी में तब तक रहेंगे जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती है, उनकी सांसें नहीं रुक जाती है, तब तक उनको कस्टडी में रहने का काम किया जाएगा। और 50-50 हजार रुपया हर अभियुक्त को
जमा करने को कहा गया है, जो कि विक्टिम को मिलेगा। अगर वो जमा नहीं करते हैं तो उनको 1 साल अधिक और सजा का देने का प्रावधान दिया गया है। बाकी जो और दफा जो हमने आपको बतलाया उसमें जो मैक्सिमम सजा है वो देने का काम किया गया है, जो साथ साथ चलेगा। अब अभियुक्तों के पास में ऐसा है कि जब ये न्यायालय ने सजा सुना दिया गया है, अभियुक्तों के पास में उसका ऑप्शंस रहता है। इससे ऊपर कोर्ट में अभियुक्त अपनी बचाव पक्ष के लिए जाकर अपनी बात को रखने का काम करेंगे, जो इनके पास में अभी खुला हुआ है। और वो अगर चाहते हैं कि इससे ज्यादा अपने को कुछ माने कि कम करना चाहे बचाना, इनसे ऊपर का जो न्यायालय है वो इस पर सुनवाई करेगा। सरायकेला के राजनगर थाना इलाके से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक कलयुगी बेटे ने महज 50 रुपए नहीं देने पर अपने पिता को डंडे से वार कर उनकी हत्या कर दी। ये घटना राजनगर थाना इलाके के लखीपोस गांव की है। 52 साल के बहादुर हांसदा से उनके बड़े बेटे करीब 17 साल के छोटाए हांसदा ने मेला घूमने के लिए 50 रुपए की मांग की। मना करने पर बेटे ने पिता को लाठी डंडों से इस कदर पीटा कि पिता की मौत हो जाती है। और ऐसे में पिता ने रुपए देने से इनकार किया और उस बेटे की तरफ से पिता की हत्या कर दी गई। ₹50 देता बोला मेला कौन? मेरा दादा। अच्छा, तब नहीं दिया तो डंडा से मार दिया। दादा मार दिया? हाँ। तो मर गया? हाँ बाबा। पलामू मेडिकल कॉलेज के छात्र और छात्राएं आंदोलन के मूड में हैं। आज कला लगाकर सांकेतिक हड़ताल पर ये तमाम छात्र, दरअसल कॉलेज में फैकल्टी की कमी और प्रैक्टिकल के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से इन छात्रों की तरफ से कई दिनों से आक्रोश जाहिर किया जा रहा था और इन तमाम मांगों को लेकर छात्र और छात्राएं अब हड़ताल पर हैं। मेडिकल कॉलेज के छात्र विभिन्न मांग को लेकर आज काला बिल्ला लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मांग है कॉलेज से और क्या। सबसे बड़ी मांग यही है कि हमारे प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहा। कैडेवर जो कि डेड बॉडी है हमारे यहाँ है ही नहीं। हम 6 महीना 7 महीना होने को हमने अभी तक डेड बॉडी नहीं देखी है और बिना डेड बॉडी के आगे हमारी बहुत दिक्कत होगा। हमारे मतलब करिकुलम में सर्जरी में हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। बायोकेमिस्ट्री की एक भी फैकल्टीज़ नहीं है। बायोकेमिस्ट्री की ना फैकल्टीज़ है तो क्लासेस भी प्रॉपर नहीं हो रही है, ना प्रैक्टिकल्स हो रही है। फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स कोई 1 महीना पहले ही हैंड ओवर हुआ, उसमें भी स्लाइड्स नहीं है तो रिएजेंट्स नहीं है, बहुत दिक्कत। और हर बार हम ये मुद्दा उठाते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट पेमेंट नहीं दे रही है, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है। तो हम बहुत परेशान हैं, इसलिए आज हम विरोध जाहिर कर रहे हैं। हम लोग से 20 लाख का बॉन्ड करवाया गया है, लेकिन हमारे ऊपर जो भी खर्च करना चाहिए वो सरकार हमारे ऊपर नहीं कर रही है। और हमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है, जैसे प्रैक्टिकल का सामान भी नहीं है कंप्लीट, हमें कैडेवर चाहिए, हमें प्रैक्टिकल फैकल्टीज़ चाहिए, इतनी सारी चीज़ें। अभी तक तो हमें कोई रिस्पांस मिला नहीं है, लेकिन बिना कैडेवर के एनाटमी समझने में भी बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। पलामू मेडिकल कॉलेज पर एक सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यहाँ की क्या व्यवस्था है और कब तक दुरुस्त होगी। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। क्लास तो थ्योरी क्लासेस हम लोग जहाँ तक संभव है ले रहे हैं। टीचर्स की कमी है, उसके बावजूद थ्योरी हो रहा है, फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल भी हो रहा है और टीचर्स नहीं है जिस सब्जेक्ट में, जैसे बायोकेमिस्ट्री में नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। जमशेदपुर शिक्षा विभाग के कार्यालय में सर्व शिक्षा अभियान की पोल खुलती नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जिन गाड़ियों की खरीदारी की गई थी वे अब कबाड़ बनते नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग अगर इनका ध्यान रखता तो इनके जरिए ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की अलग जगाई जा सकती थी। शिक्षा विभाग कार्यालय का जायजा लिया जमशेदपुर संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। जमशेदपुर का जिला शिक्षा कार्यालय है, जहां का हम नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो बाएं तरफ में कई गाड़ियां जो है वह ख़राब पड़ी हुई है। हालांकि इस पर लिखा गया है कि घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है। सरकार की ये योजना थी कि इन गाड़ियों के ज़रिए जो शिक्षक है वो गांव-गांव तक जाएंगे और बच्चों में शिक्षा का अलख जगाएंगे। मगर कहीं ना कहीं यह गाड़ियाँ जो है वो अब कबाड़ बन गई है और कबाड़ ऐसी बन गई है कि इन गाड़ियों से अब कोई भी प्रकार का कार्य विभाग के अधिकारी चाहे कर्मचारी जो हैं वह नहीं ले सकते हैं।
मगर जमशेदपुर से न्यूज़ 18 भी जो ये शिक्षा का अलग जगाने वाली बात सरकार कर रही है, उनसे उनको दिखाना चाह रही है कि विभाग को गाड़ियां उपलब्ध कराए कि ताकि ये जो स्लोगन है वो कहीं ना कहीं। गोड्डा के आवासीय निजी विद्यालय में एक साथ 20 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सभी बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चों को उल्टियां और दस्त शुरू हो गए। सभी बीमार बच्चों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। देवडार थाना क्षेत्र के अगिया मोड़ के निजी स्कूल का यह मामला है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। योग की धमक 7 समुंदर पार तक पहुंच चुकी है। झारखंड के सिमडेगा की बेटी लक्ष्मी वियतनाम में जाकर योग प्रशिक्षण देकर ख्याति बटोर रही है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लक्ष्मी को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पिता का साया बचपन में ही उठ जाने की वजह से लक्ष्मी को मजदूरी कर अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। लक्ष्मी ने 2011 में हांगकांग और 2013 में ताइवान की ताइपे सिटी में आयोजित योग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया था। लक्ष्मी अपने घर परिवार और देश को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से मजबूरी में विदेश में योग का प्रशिक्षण दे रही है। लक्ष्मी ने सीएम हेमंत सोरेन से मांग की है कि उसे उसकी योग्यता के मुताबिक काम दिया जाए ताकि वो अपने देश में रहकर देश का मान बढ़ाए। ऐसा तो संतुष्ट कुछ नहीं, बस परिवार चलाना है। तो मुझे तो इंडिया ज़्यादा पसंद है। कहीं बाहर से अपना परिवार को छोड़ के उतना दूर में रहते थे, परिवार की भी याद बहुत आती थी। अगर संतुष्ट तो नहीं थी मैं वहाँ पे। तो क्या राज्य में इधर नौकरी नहीं मिलता है? हाँ, ये मैंने बहुत कोशिश किया नौकरी का, बट यहाँ पता नहीं, यहाँ अभी तक कोई नौकरी का अता पता नहीं है। अभी हेमंत सरकार जी हैं, मेरी बेटी को ही कहीं जॉब लगा देते तो हम लोग का परिवार अच्छा चलता और हम लोग चारों परिवार अच्छा से गुजारा करते। हम खेती बाड़ी में काम करते हैं, खेत आसपास हाजिरी सब करते हैं, उसे बहुत कठिनाई हो रहा है। इसलिए आपको प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को वही झारखंड में ही दे कुछ। झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती घाटशिला के बहरागोड़ा में स्वर्ण रेखा नदी पर लोगों ने अपनी मेहनत से सड़क और लकड़ी का पुल बनाया है। दरअसल घाटशिला में जाने घाटी समेत दर्जनों गांव हैं जिन्हें इलाज के लिए ओडिशा के बारीपदा जाना होता है। ऐसे में उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन अब इस पुल के बनने से वे 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ओडिशा में प्रवेश कर जाते हैं। परेशानी की बात है कि ग्रामीणों को ये पुल पिछले 4 साल से हर साल बनानी पड़ रही है, क्योंकि बरसात के मौसम में पुल और सड़क दोनों बह जाते हैं। लोगों की मांग है कि पुल को स्थायी रूप दिया जाए ताकि उनकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो। हम लोग सब मिलके किया है, गांव वाला सब, ठीक है। यहाँ सरकारी का कोई ये नहीं है, पंचायत से भी कुछ नहीं मिला है, ठीक है। सब 10-50 आदमी मिल के ये सब तैयारी किए हैं। सरकार, झारखंड सरकार, बंगाल सरकार मिलजुल होकर यदि ब्रिज हो जाता खूब अच्छा होता। हमारा बहुत गांव का फायदा मिलता है आदमी का। स्कूल भी यहाँ तो हाई स्कूल है पंचकन्या में, यहाँ एक जो है बहुत, यहाँ गोपी में डॉक्टर खाना है, थाना माना बहुत फायदा हो।